अस्सलाम वालेकुम। आज के जो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सीपीसी का, वो है ऑर्डर 41 और उसके रिलेवेंट सेक्शंस। तो ऑर्डर 41 का जो टाइटल है वो है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी कि फ़र्स्ट अपील। अब इस टाइटल को जो है पहले हम समझते हैं कि अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज़। अब ओरिजिनल डिक्रीज़ कौन सी डिक्रीज़ होती हैं? तो जब कोई केस फर्स्ट टाइम किसी कोर्ट में आता है तो उस केस पे जो भी डिक्री फर्स्ट टाइम पास होती है, उस डिक्री से अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगी, अगर उसके केस में अपील अलो है, ठीक है, लॉ की तरफ से, तो वो उस केस की अपील में जाएगी और उस अपील को हम कहेंगे फर्स्ट अपील। और जिस डिक्री की अपील में जा रही है उस डिक्री को कहा जा रहा है ओरिजिनल डिक्री। और ये जो ओरिजिनल डिक्री आएगी वो उस कोर्ट से आएगी जिसके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है केस को चलाने की। तो इसके रिलेवेंट सेक्शन कौन कौन से हैं सीपीसी के? 96, 97, 98, 99, 107 एंड 108। तो ये ऑर्डर 41 जो है डिवाइड है 6 पार्ट में, और आज के इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे इसके रिलेवेंट सेक्शन और साथ में इसका एक पोर्शन भी। तो आइए चलते हैं, इसको बेयर एक्ट से पढ़ते हैं कि सेक्शंस में जो है क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है अबाउट अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सो सेक्शन 91 सेज अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। हर उस डिक्री की अपील हो सकती है जो डिक्री पास की है ऐसी कोर्ट ने जिसके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, यानी कि वो केस जो है उसके कोर्ट की जुरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ओरिजिनल कोर्ट्स जो है वो केस ट्रांसफ़र कर देती हैं दूसरी कोर्ट्स को, तो ये ओरिजिनल डिक्री पे नहीं कहलाएगी। जहाँ पे कोर्ट ने जो है दूसरी कोर्ट को केस ट्रांसफ़र किया था और उसने अगर कोई डिक्री दी तो वो ओरिजिनल डिक्री नहीं कहलाएगी। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू द कोर्ट अथोराइज टू हेयर अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो जिस कोर्ट में आप अपील के लिए गए हैं, अगर उसको अथॉरिटी दी गई है कि जिस ओरिजिनल डिक्री में आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको सुने और उस पर जो है डिसीजन दे। अब सब सेक्शन 2, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी। अपील आप किस ओरिजिनल डिक्री की कर सकते हैं? ऐसी ओरिजिनल डिक्री जिसमें जो है डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है वो एक्स पार्टी कर दिया है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुआ था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट जो है डिसीजन दे देगी, एक्स पार्टी कर देगी, प्लेंटिफ की फेवर में जो है डिसीजन दे देगी। तो फिर डिफेंडेंट जो है इस जो एक्स पार्टी डिसीजन है उसकी जो है अपील में जाएगा। सबसेक्शन 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कंसेंट मतलब रजामंदी, ठीक है। ऐसी कोई डिक्री कोर्ट ने पास की है जिसमें दोनों पार्टीज उस डिसीजन की कंसेंट में थी, ठीक है। अब ऐसे नहीं होगा कि एक पार्टी जो अपील में आई है वो पहले जब उसकी डिक्री पास हुई थी उस वक्त तो वो कोर्ट के सामने जो है उसने हामी भरी थी, हाँ की थी कि हाँ जो डिसीजन आ रहा है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, और बाद में जो है फिर उसी डिसीजन के जो है कोर्ट के डिसीजन के वो अगेंस्ट होकर अपील में जाएगी, तो ये कंडीशन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री। अपील की जा रही है फाइनल डिक्री की, वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, जहाँ प्रिलिमिनरी डिक्री की कोई अपील अलो नहीं है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है। जब भी कोई केस चलता है तो समटाइम्स क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे जो ही है कोर्ट मतलब केस की डिस्पोज ऑफ होने से पहले एक डिक्री दे देती है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। वेयर एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री, जहाँ किसी भी पार्टी को ऐसे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री आई है वो मेरी फेवर में नहीं है या फिर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एग्रीव्ड अपने आप को कंसीडर कर रही है। पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, तो
वो डिक्री कब आई है? इस कोर्ट के बाद जो है केस चला है और उसके बाद जो है अपील प्रिलिमिनरी डिक्री पास की है। ये फ्रॉम सच डिक्री ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस इन एनी अपील विच मे बी प्रिफर्ड फ्रॉम द फाइनल डिक्री। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री की अपील को जो है रोका जा रहा है पार्टी को कि आप इसको जो है करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद जो फाइनल डिक्री आई है वहाँ पे जो है इसको अपील की इजाज़त है। लेकिन क्या है कि पार्टी को कहा जाएगा कि जो फाइनल डिक्री आई है उसके आप केस के उन ऑल पॉइंट्स पे तो आप अपील में जा सकते हैं, सिवाय उस डिक्री के जो प्रिलिमिनरी है वहाँ पे जो है आपको इजाज़त नहीं है। तो इस तरह आप जो है इस पॉइंट को याद रखें कि प्रिलिमिनरी डिक्री की कोई भी अपील नहीं है। नाउ सेक्शन 98 डिसीजन वेयर अपील हेयर्ड बाय 2 और मोर जजेस। ये वो कंडीशन है जहाँ पे जो है डिसीजन जो है दिया जाएगा 2 और मोर जजेस है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जजेस बैठे हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है 98 का? वेयर एन अपील इज़ हेयर्ड बाय अ बेंच ऑफ 2 जजेस। जहाँ पे कोई बंदा अपील में आया है, फर्स्ट अपील में आया है और जजेस की जो बेंच है consisting of 2 judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority if any of such judges। तो वो दोनों जजेस जो है मिलके डिसाइड करेंगे कि अब ये जो अपील हमारे पास आई है इस पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर देयर इज़ नो सच मेजोरिटी विच कंकर्स इन एनी जजमेंट वेरिंग और रिवर्सिंग द डिक्री अपील फ्रॉम सच डिक्री शैल बी कन्फर्म्ड। जहाँ पे जो है 2 जजेस हैं, ठीक है, एक का ओपिनियन कुछ है और दूसरे का कुछ है, ठीक है, तो अब दोनों राज़ी नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपील पिछली जो डिक्री थी उसको कंफर्म कर दिया जाएगा और अपील की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर क्या नीचे जो है प्रोवाइडेड दैट में लिखा गया है वेयर द बेंच हेयरिंग द अपील इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 जजेस belonging to a court consisting of more than 2 judges। अब कोई अपील है सुनी तो 2 जजेस से गई है, लेकिन उस कोर्ट में जो है और भी जजेस बैठे हैं, ठीक है। एंड द जजेस कंपोजिंग ऑफ द बेंच डिफर इन ओपिनियन ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। और जिन 2 जजेस ने अपील को सुना है उनका जो है ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। वो राज़ी नहीं हो रही कि केस को जो है चलाया जाए या फिर जो डिसीजन दे रहे हैं वो जो है डिफरेंट है। दे मे स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफ़र एंड, तो फिर वो स्टेट करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अपने रीजंस देंगे कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो डिफरेंट क्यों है, ठीक है। एंड द अपील शेल देन बी हेयर्ड अपॉन दैट पॉइंट ओनली बाय 1 और मोर अदर जजेस। तो फिर जिस पॉइंट पे उनका जो है डिसीजन डिफरेंट आ रहा है तो वो जो है दूसरे जो जजेस हैं उसी कोर्ट के उनको दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी का जो केस है वो फिर वही 2 जजेस ही डिसाइड करेंगे, सिवाय उस पॉइंट के जहाँ पे उनका जो है आपस में जो है ओपिनियन मिल नहीं रहा। shall be according to the opinion of the majority of the judges who have heard the appeal including those who first heard it। तो अब क्या होगा, जहाँ पे केस को जो है 2 हिस्सों में यहाँ पे तोड़ा गया है, ठीक है। एक वो पॉइंट है जिस पे जो जिन 2 जजेस ने केस सुना है वो आपस में जो किसी पॉइंट पे जो है राज़ी नहीं हो रहे, ठीक है। और बाकी जो केस है उस पे जो उनका डिसीजन जो है सेम आ रहा है, तो जो जिस पॉइंट पे राज़ी नहीं हो रहे वो पॉइंट जो है दूसरे जजेस को दिया गया है। तो अब क्या होगा, एंड में जब डिसीजन आएगा उस अपील वाले केस का तो सारे जजेस एक साथ बैठेंगे और जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस का जो डिसीजन होगा उसी को जो है आखिर में कंफर्म किया जाएगा। अब आते हैं सब सेक्शन 3 की तरफ। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू अल्टर और अदरवाइज अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ द लेटर पेटेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो ये जो सेक्शन है ये जो अफेक्ट नहीं करता हाई कोर्ट की किसी भी प्रोविजंस पे। अब आते हैं 99 सेक्शन पे। नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एन एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और ज्यूरिसडिक्शन। अब ऐसी कोई जो है यहाँ पे हेडिंग क्या कहती है, कोई भी डिक्री को आप दोबारा से रिवर्स नहीं करेंगे या फिर मॉडिफाई चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मतलब
इग्नोर की जा सकती हैं, मतलब कोई ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है, या फिर मेरिट्स या फिर मतलब केस का जो डिसीजन आया है वो जो है मेरिट्स के मुताबिक ही है, जो केस के मेरिट्स थे उन पर ही आया है। लेकिन जो सिर्फ कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो उस केस में जो है डिक्री को जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता। नो डिक्री शुड बी रिवर्स जो सब्सटेंशियली वेरीड, नॉट शुड एनी केस बी रिमांडेड, या फिर कोई रिमांड मतलब दोबारा जो है केस को नहीं देखा जाएगा इन अपील में ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी। जैसे कि अब ये मिस्टेक जो मैंने छोटी बताई कि कोई छोटी मिस्टेक है, जैसे कि ऐसा मिस ज्वाइंटर कौन होता है, जिस बंदे की ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसको जो है केस में ऐड कर दिया गया था, तो ये इतना मतलब मैटर नहीं करता। तो अगर कोई मिस ज्वाइंटर पार्टी जो आ गई थी, ठीक है, और कॉजेज ऑफ एक्शन और एनी एरर, या फिर कोई एरर हो गया है, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन एनी प्रोसीडिंग, या फिर प्रोसीडिंग में कोई इरेगुलरिटी थी, ठीक है, सही से प्रोसीडिंग्स नहीं चली इन द सूट नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जिसकी वजह से जो है कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, या फिर जो केस के जो मेरिट्स थे, ठीक है, जो फैक्ट्स थे एक्चुअल जिनकी वजह से केस आया था उस पर कोई असर नहीं पड़ा उस इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग की वजह से, तो इस बेस पे जो है डिक्री को जो है आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब आते हैं इसके सेक्शन 107 पे, पावर्स ऑफ एपीलेट कोर्ट। एपीलेट कोर्ट कौन सी, जहाँ पे अपील जाती है और जहाँ पे अपील का जो केस जो है इंटरटेन होता है, तो उस कोर्ट को कौन कौन सी पावर्स हैं, तो सिंपली उस कोर्ट को हर वो पावर है जो कि एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट को होती है जब वो केस चलाती है। तो जब वही केस अपील में आता है तो उस कोर्ट को भी ऑल पावर्स दे दी जाती है कि आपको जो जो चीज़ रिक्वायर है आप जो है रिक्वेजिट कर सकते हैं इस केस में। तो इसको डायरेक्ट से पढ़ते हैं। इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कंडीशंस और लिमिटेशंस को देखते हुए एन अपीलेट कोर्ट शैल हैव पावर, अपीलेट कोर्ट को पावर है टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, कि वो जो है कम्प्लीटली जो है केस को जो है देखकर उस पर जो है फुल डिसीजन दे सकती है, जो डिक्री जो आई थी पहले उसको जो है चेंज करके, ठीक है। बी टू रिमांड अ केस, या फिर केस को दोबारा भी देख सकती है चाहे तो जो जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, या कोई कॉपीज चाहिए जिस कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया था उसकी। सी टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट जो है उसी तरह से ही इश्यूज़ को फ्रेम करेगी जैसे एक ऑर्डिनरी केस में किया जाता है, तो के फ्रेम इश्यूज़ एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, और फिर उसको ट्रायल के लिए भी केस को जो है भेज सकती है ट्रायल में। ट्रायल में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ को अपेयर करवाया जाता है, उनकी हेयरिंग की जाती है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। डी टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, या फिर अगर और भी सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, और भी एविडेंसेस की ज़रूरत है कोर्ट को, ठीक है, तो वो भी जो है कोर्ट मंगवा सकती है, ले सकती है पार्टी से। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट सेड, जैसे कि ऊपर कहा गया, द एपीलेट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स, वही पावर्स होंगी, एंड शैल परफॉर्म एज नियरली एज मे बी द सेम ड्यूटीज़, और वही ड्यूटीज़ निभाएगी, अदा करेगी, एज आर कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड बाय दिस कोर्ट ऑन कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो कि ड्यूटीज़ जो है दी गई हैं उस कोर्ट को जिसके पास केस की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स इंस्टीट्यूटेड देयर इन, जहाँ पे सूट जो है इंस्टीट्यूट किया गया था। अब लास्ट सेक्शन, रिलेवेंट सेक्शन 108 ऑफ ऑर्डर 41 पढ़ते हैं, प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड अपील की बात की गई है, अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज, ये जो डिक्रीज आई हैं, ठीक है, अपीलेट डिक्री आई है, मतलब जो फर्स्ट अपील की जो डिक्री है उसकी भी अगर अपील आती है तो क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा, या फिर जो ऑर्डर्स आते हैं उनका क्या प्रोसीजर है। द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू अपील्स, ये जो फर्स्ट अपील का जो भी प्रोसीजर होगा वो अप्लाई होगा, क्लॉज ये कहता है फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज पर भी, और फ्रॉम ऑर्डर्स मेड अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन विच डिफरेंट प्रोसीजर इज़ नॉट प्रोवाइडेड। ऐसे ऑर्डर्स हैं कुछ जिनकी अपील की जा सकती है, तो फिर उन ऑर्डर्स की भी जो है
जो है जो प्रोसीजर होगा वो वही होगा जो ऑर्डर 41 में जो है प्रोवाइडेड है, या फिर कोई ऐसे स्पेशल और लोकल लॉज हैं, ठीक है। अगर उनमें जो है कुछ ऑर्डर्स आए हैं या फिर डिक्रीज़ आई हैं और उनके जो है अलग से कोई प्रोसीजर नहीं प्रोवाइडेड या रूल्स नहीं दिए गए कोड में, तो फिर उनका भी सेम ही तरीक़ेकार यही होगा जो ऑर्डर 41 में डिफ़ाइन है। तो आइए चलते हैं अब इंट्रोडक्शन की तरफ और ऑर्डर की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 41 फ्रॉम बेयर एक्ट। तो इस ऑर्डर को जो स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ टर्म्स जो यूज़ की गई हैं इस ऑर्डर में वो जो है क्लियर कर लेते हैं कि अपीलेंट कोर्ट कौन सी, या अपीलेंट जिस कोर्ट में अपील की गई है, ठीक है। मेमोरेंडम जो ड्राफ्ट होता है, जैसे एक ऑर्डिनरी केस जो जब चलता है तो उसमें जो प्लेंटिव क्या लेके जाता है, प्लेंट लेके जाता है, और डिफेंडेंट क्या एप्लीकेशन आता है उसको कहा गया है रिटन स्टेटमेंट। इसी तरह जब आप अपील की एप्लीकेशन मूव करेंगे अपीलेंट कोर्ट में तो उसको कहा गया है मेमोरेंडम, ठीक है। और जो बंदा अपील में गया है उसको हम कहेंगे अपीलेंट, क्या कहेंगे, अपीलेंट। और जो उस अपील की जो अपोजिट पार्टी होगी उसको कहा गया है यहाँ पे रेस्पोंडेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ अपील यानी कि अपील किस तरह की जाएगी। रूल 1, वॉट टू अकम्पनी मेमोरेंडम, यानी कि जो अपील का जो आपने मेमोरेंडम पेश किया है, जो ड्राफ्ट आप देंगे कोर्ट में, अपीलेंट कोर्ट में, वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। उसके साथ क्या चीज़ें अटैच होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स, और किस तरह से जो है आप ड्राफ्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो इसका सब रूल 1 कहता है एवरी अपील शैल बी प्रीफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम। हर जो भी अपील आएगी आप प्रीफर करेंगे मेमोरेंडम में, जो साइन की जाएगी, साइन बाय द अपीलेंट, जो अपील में जा रहा है उसकी साइन होनी चाहिए, और इस प्लीडर उसके वकील की, एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन हिज बिहाफ। तो फिर वो जो है प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में, और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन हिज बिहाफ। या तो फिर क्या होता है आप डायरेक्ट जो है कोर्ट में जाके वो मेमोरेंडम दिखाएं, या फिर जो है अलग से कोई ऑफिसर्स जो है अपॉइंट होते हैं जो सबसे पहले आप जो है मेमोरेंडम उनको जाके पेश करते हैं कोर्ट के उस ऑफिसर को, फिर वो आपको मज़ीद जो है गाइड करता है। द मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द डिक्री, ठीक है। तो मेमोरेंडम जो है के साथ आप अटैच करेंगे उस डिक्री की कॉपी जो ओरिजिनल कोर्ट ने दी थी अपील फ्रॉम, या फिर जिस डिक्री के आप अपील में जा रहे हैं उसकी जो है कॉपी आप अटैच करेंगे, अनलेस द अपीलेंट कोर्ट डिस्पेंसेस देयर विद ऑफ द जजमेंट ऑन विच इट इज़ फाउंडेड, जब तक या फिर अपीलेंट कोर्ट आपसे मंगवाती नहीं है। सब रूल 2 क्या कहता है, रूल 2, सब रूल 2 कहता है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में कंटेंट्स जो आप हेडिंग्स देते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या होनी चाहिए। द मेमोरेंडम शैल सेट फोर्थ कंसाइजली, सबसे पहले तो मेमोरेंडम आप कंसाइजली लिखेंगे, उसमें जो जो आप जिन पॉइंट्स पे जो है आप अपील में जा रहे हैं उनको कंसाइजली का मतलब होता है कम अल्फाज में, वहाँ आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, डिटेल नहीं लिखेंगे कि क्यों क्या क्या रीज़न से, वो तो फिर जो है बाद में जब हेयरिंग्स होती हैं या फिर आपका जो प्लीडर है, वकील है, वो ही जज को जो है रीजन्स बता देता है। एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड्स और डिफरेंट हेडिंग्स में, ठीक है, एक ही आपने 5-6 चीज़ें जो है एक ही हेडिंग में लिख दी तो ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेमोरेंडम का तरीक़ेकार ये है कि डिफरेंट हेडिंग्स में जो है आप लिखेंगे द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डिक्री अपील्ड फ्रॉम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव, पहले भी बताया, फिर यहाँ पे जो लिखा गया है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट्स जो है आप जो है अपने जो है वो ग्राउंड्स वहाँ पे नैरेट करेंगे। एंड सच ग्राउंड्स शैल बी नंबर्ड कंजिक्यूटिवली, और उनको 1 by 1 जो है लगातार नंबर्स जो है देके फिर लिखेंगे। अब आते हैं इसके रूल 2 में, ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील, कौन से ग्राउंड है जो अपील में जो है लिए जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से। द अपीलेंट शैल नॉट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट, जो अपीलेंट है जो अपील में जा रहा है वो कोर्ट की इजाज़त के बगैर अर्ज और बी हेयर्ड इन सपोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड, नहीं सुना जाएगा किसी ऐसे ग्राउंड पे ऑफ ऑब्जेक्शन नॉट सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील,
कोई ऐसे ग्राउंड से जो उसने जब मेमोरेंडम पेश किया था, प्रेजेंट किया था कोर्ट को, तब उसने नहीं लिखे थे, और फिर बाद में जो है उसने जो है कोर्ट को वो ग्राउंड्स देने हैं, तो कोर्ट तब तक उसके वो ग्राउंड्स नहीं सुनेगी जब तक वो उसको लीव ग्रांट नहीं करती। लीव मतलब इजाज़त नहीं दे देती। बट द अपीलेंट कोर्ट इन डिसाइडिंग द अपील, लेकिन जब अपीलेट कोर्ट अपील को डिसाइड करती है, जब डिसीजन देती है, शैल नॉट बी कन्फाइंड टू ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील और टेकन बाय द लीव ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट पे इस बात पे पाबंद नहीं है कि जो ग्राउंड्स आपने मेमोरेंडम में दिए उन्हीं के हिसाब से एक्ट करके आपकी फेवर में जो है, यानी कि अपीलेंट की फेवर में ही डिसीजन देगी। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे का माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जब अपील में जाऊंगा तो डेफिनेटली डिसीजन मेरी फेवर में ही आएगा क्योंकि मैं अपील में जा रहा हूँ। नहीं, जो रिस्पोंडेंट होगा उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसको भी मौका दिया जाएगा कि वो जो उसके अगेंस्ट अपील आई है उसको जो है डिफेंड कर सके। या सेकंड पैराग्राफ में ये लिख दी गई है बात, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट्स डिसीजन ओनली ऑन एनी अदर ग्राउंड्स unless the party who may be affected thereby has had sufficient opportunity of contesting the case on that grounds। जब तक अपोजिट पार्टी फुली जो है सफिशिएंट ग्राउंड्स ना दे दे उस अपील पे जो अपीलेंट ने जो है पेश किए हैं। या कंटेस्टिंग का मतलब है कि फेस करना, तकरार करना, आर्ग्यू करना, वो भी अपना रेस्पोंडेंट भी अपना वकील लेके आएगा, अपने ग्राउंड्स देगा। जाहिर सी बात है जब उसकी फेवर में जो डिक्री दी है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ने, तो वो भी जो है उसको जो है सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड्स ज़रूर देगा कि ताकि जो अब अपील में भी जो डिसीजन है वो उसके अगेंस्ट ना जाए बल्कि उसकी फेवर में ही आए। अब आते हैं रूल 3 की तरफ, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। अब ये जो मेमोरेंडम आता है उसका रिजेक्शन भी हो सकती है। अब आप सोचें कि रिजेक्शन कब होगी? रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना या फिर उसमें चेंजेस। जो हमने रूल 1 में जो हमने तरीक़ेकार पढ़ा, अगर कोई मेमोरेंडम उस हिसाब से नहीं निकला तो ऑब्वियसली अपीलेंट कोर्ट जो है उस मेमोरेंडम को या तो रिजेक्ट कर देगी फुली या फिर पार्टी को गाइड करेगी या फिर उसके प्लीडर को कि जाएं और मेमोरेंडम में जो है थोड़ी अमेंडमेंट करें जो उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। तो सब रूल 1 पढ़ते हैं। व्हेन द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज़ नॉट ड्रॉन अप इन द मैनर, उस मैनर के हिसाब से नहीं है, हेयर एंड बिफोर प्रिस्क्राइब्ड, जो यहाँ पे रूल 1 में जो है बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया, इट मे बी रिजेक्टेड, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बी रिटर्न टू द अपीलेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग अमेंड विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट और बी अमेंडेड देन एंड देयर। अब ये जो अमेंडमेंट का जो कोर्ट ऑर्डर देगी अपीलेंट को कि आप जो है मेमोरेंडम में चेंजेस करके आएँ, कुछ रिक्वायर है, तो उसका जो टाइम पीरियड उसको बताएगी। 6 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 3 दिन भी हो सकते हैं कि आपको इतना मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जो है मेमोरेंडम में जो है अमेंडमेंट करके फिर मुझे जो है दोबारा प्रेजेंट करें। उसके बाद है सब रूल 2, वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम, जहाँ पे कोर्ट कोई मेमोरेंडम रिजेक्ट कर देती है फुली, इट शैल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर रिजेक्शन। तो कोर्ट पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजंस बताए कि क्यों कोर्ट ने जो है मेमोरेंडम को रिजेक्ट किया है। सब रूल 3, वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इज़ अमेंडेड, जहाँ पे मेमोरेंडम को अब अमेंड कर दिया गया है, द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स इन हिज बिहाफ शैल साइन और इनिशियल द अमेंडमेंट। अच्छा, जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता है अमेंडमेंट का, तो या तो कोई अलग से ऑफिसर बिठाया जाता है कोर्ट में कि पहले जो है आप अमेंडमेंट उसको दिखा के उसकी साइन लेकर फिर जज के सामने आए, या फिर आप डायरेक्ट जज के सामने भी जाते हैं अगर कोई अलग से ऑफिसर नहीं बैठा हुआ। रूल 4 क्या कहता है, वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट में ऑब्टेन रिवर्सल ऑफ होल डिक्री वेयर इट प्रोसीड ऑन ग्राउंड कॉमन टू ऑल। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऐसी डिक्री है जो प्रोसीड की गई है, चलाई गई है ऐसे ग्राउंड पे जो कॉमन है ऑल के लिए। अब यहाँ पे ऑल कौन, या तो बहुत सारे पार्टी में प्लेंटिफ है जिनका जो है ग्राउंड जो है सब पे जो है सेम जा रहा है, सब एक ही ग्राउंड पे जिनकी जो है अपील है, ठीक है, सेटिस्फिकेशन नहीं थी डिसीजन पे ये डिफेंडेंट्स की, तो फिर उनको जो है एक ही जो है डिक्री आखिर में जो है दी जाएगी उसकी जो है कॉपी करके, ऐसे नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग। मजीद इसको पढ़ते हैं, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव, जहाँ
ज़्यादा प्लेंटिव्स है और मोर डिफेंडेंट ज़्यादा डिफेंडेंट है देन वन इन अ सूट, एक ही सूट में, एंड द डिक्री अपील फ्रॉम, और जिस डिक्री की अपील आई है, प्रोसीड ऑन एनी ग्राउंड कॉमन टू ऑल द प्लेंटिव, और वो जो ग्राउंड है वो सबके लिए कॉमन है, और टू ऑल डिफेंडेंट्स एनी वन ऑफ द प्लेंटिव और ऑफ द डिफेंडेंट में अपील फ्रॉम द होल डिक्री, तो फिर कोई एक प्लेंटिव या डिफेंडेंट अपील में जाएगा, एंड देयर अपॉन द अपीलेंट कोर्ट में रिवर्स और वेरी द डिक्री इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिव और डिफेंडेंट एज द केस में भी, तो फिर जो भी डिक्री आएगी फेवर में आए अगेंस्ट आए वो सबके लिए सेम ही कंसिडर की जाएगी। सो इट वॉज अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले जो भी अपील जाएगी मेमोरेंडम की शेप में जाएगी, उसके जो है आप डिफरेंट हेडिंग्स में मेमोरेंडम देंगे, और डिक्री की जो है कॉपी उसके साथ आप अटैच करके पेश करेंगे। इसके अलावा कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं तो वो भी जो है आप कोर्ट को जो है ज़रूर देंगे। इसके अलावा ग्राउंड्स विच में भी टेकन इन अपील, तो जो है कोर्ट जो है इसमें हमने पढ़ा कि कोर्ट पाबंद नहीं है कि जो ग्राउंड्स उसने मेमोरेंडम में दिए या इसके अलावा कोर्ट की लीव पे दिए थे वो उन पे पाबंद होकर डिसीजन दे, बल्कि दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, दोनों पार्टीज़ को नोटिस होगा, अपोजिट पार्टी को नोटिस होगा, और फिर ही जो है डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मेमोरेंडम जो है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं है और रूल्स के हिसाब से नहीं है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल 1 में, तो मेमोरेंडम को रिजेक्ट भी फुली किया जाएगा। अगर रिजेक्ट करती है कोर्ट तो वो अपने रीजंस देगी। इसके अलावा अगर अमेंडमेंट का बोलेगी तो वो भी उसका टाइम पीरियड बताया जाएगा पार्टी को कि अब इस टाइम में जो है अपना मेमोरेंडम चेंज करके हमारे साथ पेश करें। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सूट है जिसमें जो है अपील का ग्राउंड जो है सेम है सभी प्लेंटिव या डिफेंडेंट के लिए, तो एक ही जो डिक्री जो है आएगी और वो सबके लिए एक जैसी मानी जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट इट्स फर्स्ट पार्ट। थैंक यू। एंड सेकंड पार्ट जो है हम इसका कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में।